Hello everybody, welcome to the channel. This is Anu, and today we are going to start with the topic that is theory of evolution. So, फर्स्ट ऑफ ऑल थ्योरीज़ ऑफ एवोल्यूशन में ना, अब देखो थ्योरीज़ ऑफ एवोल्यूशन ऐसी चीज़ है जो बहुत सारे लोगों ने अपनी अपनी ओपिनियंस बताए, अपनी अपनी थ्योरीज़ दी हाँ कि कैसे इवोल्यूशन हुआ होगा। तो भाई देखो, सबसे पहला लेमार्किज्म आएगा, उसके बाद डार्विनिज्म आएगा, उसके बाद म्यूटेशन थ्योरी आएगी एंड मॉडर्न सिंथेटिक थ्योरी जो है ना डायरेक्टली एनसीईआरटी में दिया नहीं गया है, लेकिन फिर भी मैं एक रेफरेंस के लिए आपको पता हो करके वो भी बताते चलूँगी, ठीक है। एंड थ्योरीज ऑफ एवोल्यूशन में कैसे इतनी सारी स्पीशीज़ इवॉल्व हुई फ्रॉम अ सिंगल सेल, वो हमको इन सारी थ्योरीज़ के थ्रू पता चलता है, ठीक है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल पहले मैं बात करती हूँ लेमार्किज्म की। लेमार्किज्म को थ्योरी ऑफ यूज़ एंड डिसयूज़ भी बोला जाता है एंड इट इज़ ऑल्सो नोन एज थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस ऑफ एक्वायर्ड कैरेक्टर, ठीक है। एंड हाँ देखो, सबसे पहली चीज़, ये जो थ्योरी है ये क्यों बोलते हैं इसको लेमार्किज्म, क्योंकि इसको दिया गया है, कौन दिया है ये, नेचुरलिस्ट, फ्रेंच नेचुरलिस्ट लेमार्क। इसको फ्रेंच एक नेचुरलिस्ट थे, उन्होंने लेमार्क ने दिया है इस थ्योरी को, ठीक है। एंड उनके हिसाब से अगर उनकी बात सुनिए तो वो कहते क्या हैं इस थ्योरी के थ्रू, वो सबसे पहली चीज़ ये कहते हैं कि ऑर्गेनिजम्स है ना, उनके अंदर एक वाइटल फोर्स होता है जो अनेबल करता है उनको एक ऑर्गन को डेवलप करने में, या फिर जो एग्जिस्टिंग ऑर्गन्स हैं उनके पास उसको मॉडिफाई करने में। मैं बताती हूँ आपको एग्जांपल देके, मतलब कि जैसे देखो, वो ये कहते हैं कि हमारे अंदर एक क्षमता है, हमारे अंदर एक वाइटल फोर्स है जो हमको अनेबल करता है किसी भी एक ऑर्गन को पैदा करने में, या तो फिर हमारी जो एग्जिस्टिंग ऑर्गन है उनको मॉडिफाई करने में, कि हम लोग उसको चेंज कर सकते हैं वाला चीज़, ठीक है। दूसरा वो ये कहते हैं, एग्जांपल मैं बाद में दूंगी लास्ट में, ठीक है। सेकेंड वो ये कहते हैं कि अब ये मॉडिफाई करते क्यों हैं ऑर्गेनिज्म, तो वो इसलिए करते हैं क्योंकि हमारे इन्वायरमेंट में जब चेंज होता है ना, तभी जो चेंज इन द इन्वायरमेंट है वो हमको फोर्स करता है टू मॉडिफाई द एग्जिस्टिंग ऑर्गन, या तो फिर डेवलप कर लो नए ऑर्गन को। ये चेंज इन द इन्वायरमेंट के कारण होता है, प्लीज़ नोट दिस पॉइंट, ठीक है। एंड वो ये भी कहते हैं कि जो मोर यूज्ड ऑर्गन है वो ज़्यादा डेवलप करेगा एंड जो लेस यूज्ड ऑर्गन है वो डिसअपीयर हो जाएगा। इसी के बेसिस पे इस थ्योरी को थ्योरी ऑफ यूज़ एंड डिसयूज़ भी बोलते हैं, ठीक है। एंड चौथा वो ये बोलते हैं कि द कैरेक्टर्स दैट आर एक्वायर्ड ड्यूरिंग द लाइफ टाइम आर ऑल्सो पास्ड ऑन टू द नेक्स्ट जनरेशन। भाई ये बहुत बेवकूफ़ी वाली बात है, ठीक है। एंड इसी के बेसिस पे इस थ्योरी को बोला जाता है द थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस ऑफ एक्वायर्ड कैरेक्टर। सिर्फ और सिर्फ इसी बेसिस पे कि उन्होंने ये जो फोर्थ पॉइंट बताया था, द कैरेक्टर्स दैट आर एक्वायर्ड ड्यूरिंग द लाइफ टाइम आर ऑल्सो पास्ड ऑन टू द नेक्स्ट जनरेशन, इसी के बेसिस पे दिस थ्योरी इज़ ऑल्सो नोन एज थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस ऑफ एक्वायर्ड कैरेक्टर। अब मैं बताती हूँ इसका एग्जाम्पल, ठीक है। कि अब एग्ज़ाम्पल लेते हैं जिराफ़ का। जिराफ़ का एग्ज़ाम्पल एक ऐसा एग्ज़ाम्पल है जो हम लोग बचपन से कभी ना कभी तो एक बार सुने ही होंगे, ऐसा वाला एग्ज़ाम्पल है, बिकॉज़ ये बहुत ज़्यादा कॉमन है, ठीक है। इसमें वो ये बताते हैं कि जो जिराफ़ है ना, इनिशियली वो क्या करते थे, जो नीचे ग्रास प्रेजेंट है उसको खाते थे, ठीक है। एंड जिसके कारण मतलब उनको नीचे अपनी गर्दन को झुकाना पड़ता था, तो उनको ज़्यादा कोई दिक्कत आती नहीं थी, बिकॉज़ वो ईज़िली ग्रास को खा सकते थे, ठीक है। बट लेटर ऑन एक टाइम के बाद जब सारी ग्रासेस ख़त्म होने लगी, तो वो लोग क्या करने लगे, जो ट्रीज़ में लीव्स प्रेजेंट हैं उनको खाने लगे। एंड जब वो उनको खाने लगी तो उनको अपने नेक का ज़्यादा यूज़ करना पड़ा, क्यों, क्योंकि जो ट्रीज़ हैं वो एक लेवल के ऊपर में प्रेजेंट होते हैं, मतलब वो थोड़े से ऊपर प्रेजेंट होते हैं। तो जो जिराफ़ है उनको अपने नेक को ज़्यादा यूज़ करके उनको थोड़ा सा अपनी नेक को ऐसे ऊपर इलोंगेट करके वो खा सकते थे ट्रीज़ में जो लीव्स प्रेजेंट हैं। तो अब इनके हिसाब से, इन भाई साहब के हिसाब से, दैट इज़ लेमार्क के हिसाब से, क्या उन्होंने बोला कि अब ये इन्होंने दे दी है थ्योरी ऑफ यूज़ एंड डिसयूज़, तो भाई इसके हिसाब से जो अगर ये जिराफ जो है अगर नेक को अपना ज़्यादा यूज़ कर रहे हैं तो वो ज़्यादा क्या बोलते हैं, डेवलप हो जाएगा। तो ऐसा ही यहाँ पे मैंने लिखा भी है नोट्स के पॉइंट में, इनिशियली दे फोरेज ग्रास एंड स्मॉल प्लांट्स, एंड उसके चलते उन लोग का शॉर्ट नेक होता था। बट वंस दीज वर ओवर, यानी कि जो ग्रास है वो ओवर थे, मतलब कि प्रेजेंट नहीं थे उस टाइम पे, दे हैड टू ईट द
ट्री लीव्स, उनको ट्री की लीव्स को खाना पड़ रहा था एंड रिपीटेडली उनके नेक को यूज़ करना पड़ रहा था। तो जनरेशन ओवर जनरेशन इस थ्योरी के हिसाब से, द थ्योरी ऑफ यूज़ एंड डिसयूज़ के हिसाब से, वो जो है नेक को उनको डेवलप करना पड़ा, इलोंगेट वो अपने आप से कर लिए, ठीक है, जनरेशन आफ्टर जनरेशन। अब ये किसकी थ्योरी थी? ये थी लेमा की थ्योरी, ठीक है। एंड दिस इज़ ऑल अबाउट दिस थ्योरी। अब देखो दूसरी चीज़ ये है कि ये जो थ्योरी है ना नहीं चली। क्यों नहीं चली भाई? देखो सबसे पहली चीज़, इसमें बहुत सारी ड्रॉबैक्स थे। ड्रॉबैक्स कैसे थे मैं आपको बताऊँ? ये जो लॉन्ग नेक ऑफ जिराफ है ये बहुत यूज़लेस सा पॉइंट है। ऐसे कैसे हो सकता है? हमारे अंदर कौन सी ऐसी पावर है, हमारे अंदर ऐसी कौन सी सुपर नेचुरल या फिर वाइटल फोर्स है? ये तो बहुत अलग ही चीज़ है, ठीक है, ये तो है ही नहीं बिल्कुल। दूसरा चीज़ यहाँ पे ये भी है कि इनहेरिटेंस ऑफ एक्वायर्ड कैरेक्टर भी जो है ना, ये भी कोई सेंस नहीं बनाता है। बिकॉज अब मैं आपको बताती हूँ उसकी कैसे सेंस नहीं बनाता है। एक वो थे विजमैन नाम के एक इंसान थे, उन्होंने थ्योरी ऑफ जर्म प्लाज्म दिया एंड इस थ्योरी के चलते, इस थ्योरी के बोल सकते हो इस थ्योरी से उन्होंने थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस ऑफ एक्वायर्ड कैरेक्टर को डिसप्रूव कर दिया। डिसप्रूव कैसे किया? उन्होंने एक्सपेरिमेंट कराया। एक्सपेरिमेंट उनका एक्सपेरिमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी याद रखना है आप लोगों को, ठीक है। इस थ्योरी में उन्होंने बताया कि उन्होंने चूहे लिए। भाई देखो चूहे बेचारे, उनके पूँछ को काट दिया उन्होंने 22 जनरेशन तक के, ठीक है। उन्होंने पूरे 22 यानी कि 22 जनरेशन तक के जो चूहे हैं उनके पूँछ को काटते गए जनरेशन आफ्टर जनरेशन। बट उनको क्या है ना, हर नए बार में, हर न्यू जनरेशन में उनको पूँछ मिल रही थी उनको। बट इनके हिसाब से, यानी कि जो लेमार्क थे उनके हिसाब से भाई उनकी पूँछ नहीं मिलनी चाहिए थी। क्यों? क्योंकि अगर वो अकॉर्डिंग टू द थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस ऑफ एक्वायर्ड कैरेक्टर, हमने जो लाइफ टाइम में हम जो भी इनहेरिट किए हैं वो पास ऑन होगा टू द नेक्स्ट जनरेशन। ये था किसका? लेमार्क का पॉइंट था। पर यहाँ पे तो ऐसा कुछ हो नहीं रहा है। यहाँ पे जो माइस है उसकी पूँछ नेक्स्ट जनरेशन में भी आ रही है। तो फिर जब विजमैन ने इसको बताया तो उन्होंने इसका प्रॉपर डेफिनेशन दिया, प्रॉपर उन्होंने इसको बहुत अच्छी तरीके से एक्सप्लेन करके बताया। उन्होंने बताया कि जो ऑर्गेनिज्म है उनके पास 2 टाइप के सेल होते हैं। एक होते हैं सोमैटिक सेल, जो कि हमारी पूरी बॉडी में जो भी सेल प्रेजेंट है ना उनको सोमैटिक सेल बोलते हैं। एंड एक होता है हमारे पास जर्म सेल यानी कि रिप्रोडक्टिव सेल जिसको अपन लोग बोलते हैं। तो उन्होंने बताया कि कोई भी चेंज होगा हमारे जर्म सेल में वही पास ऑन होगा नेक्स्ट जनरेशन में। कोई भी अगर चेंज हमारे सोमैटिक सेल में हो रहा है तो वो पास ऑन नहीं होगा दूसरे जनरेशन में। क्यों? क्योंकि वो हमारी नॉर्मल बॉडी के सेल्स हैं। एंड जो माइस के टेल को काटने वाली बात थी तो उसमें क्या हो रहा था ना, उसकी बॉडी का यानी कि सोमैटिक सेल कट हो रहा था, उसके जर्म सेल को कोई भी प्रॉब्लम नहीं जा रही थी या फिर कोई भी उसके पास चेंजेस नहीं हो रहे थे जर्म सेल के साथ। तो वहाँ पे उसकी माइस की जो टेल है वो हर जनरेशन में आ रही थी, ठीक है। यहाँ पे समरी के फॉर्म में मैंने लिख दिया है, आप इसको एक बार पढ़ लेना, ठीक है। दूसरा पॉइंट आता है डार्विनिज़म का। डार्विनिज़म भी बहुत इंपॉर्टेंट है। बोल सकते हो यार इवोल्यूशन एक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर है, इसमें हर चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है। डार्विनिज़म को सबसे पहले और क्या बोला जाता है? इट इज़ ऑल्सो नोन एज थ्योरी ऑफ नेचुरल सेलेक्शन, ठीक है। एंड डार्विनिज़म को प्रपोज किसने करा था? डार्विन भाई ने, ऑफ कोर्स, बिकॉज इसी के नाम पे डार्विनिज़म थ्योरी, यहाँ पे नाम इन्हीं के बेसिस पे दिया गया है, इसीलिए इसको डार्विनिज़म बोलते हैं, ठीक है। एंड जो डार्विन थे ही वॉज अ ब्रिटिश नेचुरलिस्ट। एंड अब देखो यहाँ पे भी एक बहुत इंटरेस्टिंग सी स्टोरी है, बताती हूँ आपको। होता ये है कि जस्ट अ मिनट, हाँ जी, होता ये है, डार्विन थे एक, और एक थे एल्फ्रेड रसेल वॉलेस। एल्फ्रेड रसेल वॉलेस को डार्विनिज़म में इंक्लूड करना बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि इनका भी बहुत अच्छा खासा कंट्रीब्यूशन है डार्विनिज़म को एक सक्सेसफुल थ्योरी बनाने में, ठीक है। तो देखो डार्विन ने क्या किया, वो सी वेज में गए, यानी कि समुद्री यात्रा में गए। समुद्री यात्रा में 1831 से लेके 1836 यानी कि पूरे 5 साल के लिए वो समुद्री यात्रा पे गए। एंड उनकी शिप का नाम था HMS बीगल, हर मैजेस्टी शिप भी बोलते थे उनको, विच इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट। एंड यहाँ पे
वो गए कहाँ थे? वो गए थे गैलापागोस आइलैंड, एक आइलैंड है जो कि पैसिफिक ओशन में है, वहाँ पे वो गए थे। एंड एल्फ्रेड रसेल वॉलेस भी थे। एल्फ्रेड रसेल वॉलेस कहाँ गए थे? वो भी एक समुद्री यात्रा में ही गए थे। एंड वो कहाँ पे गए थे? मलय आर्किपेलागो में गए थे, जो कि पैसिफिक ओशन और इंडियन ओशन के बीच में है। एंड मेन यहाँ पे इनका नाम इसलिए लिया जाता है बिकॉज़ ये दोनों जो है ना सेम काइंड ऑफ वर्क किए थे। एंड उनका कंक्लूजन यानी कि समरी या फिर बोल सकते हो कि ओवरऑल उनका जो रिज़ल्ट था ना वो भी बहुत ज़्यादा सिमिलर था। इसीलिए इन दोनों को यहाँ पे बोला जाता है, साथ में पढ़ा जाता है कि हाँ इनका भी कंट्रीब्यूशन था इसमें करके। तो फिर अब देखो डार्विनिज़्म उस टाइम पे थोड़ा सा चालाकी किए एंड उन्होंने क्या बोलते हैं, जब उनको ये सब चीज़ें एकदम सटीक लगी कि हाँ कि एग्जैक्ट ऐसा ही है करके, उनको जब एकदम ठोस लगा तो उन्होंने तुरंत के तुरंत क्या कर दिया, ओरिजिन ऑफ स्पीशीज़ नाम की एक बुक पब्लिश कर दी थी। ठीक है। एंड उसके बाद डार्विन जो है इन्फ्लुएंस हुए थे, बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस हुए थे पॉपुलेशन थ्योरी जो कि थॉमस मेल्थस ने दी थी। एंड इस पॉपुलेशन थ्योरी के हिसाब से क्या क्या चीज़ें थी मैं आपको लाइन बाय लाइन बताती हूँ। ठीक है। सबसे पहली चीज़, किसी भी पॉपुलेशन में नो टू इंडिविजुअल आर सेम, दे हैव वेरिएशंस। किसी भी पॉपुलेशन की बात करूँ उनमें उनमें कुछ ना कुछ वेरिएशंस होंगी ही होंगी। उनके अंदर जो जीन्स प्रेजेंट हैं वो बिल्कुल अलग होंगे। देखो मॉर्फोलॉजिकली वो लोग सेम लग सकते हैं, बट अगर हम लोग कि उनके जीन्स का सीक्वेंस डेफिनेटली अलग होगा ही होगा। ठीक है। उनके में एक ना एक कोई ना कोई डिफरेंस होगा ही, कोई भी दो इंडिविजुअल एग्जैक्ट सेम हो ही नहीं सकते। ठीक है, अकॉर्डिंग टू दी। एंड ये फर्स्ट पॉइंट है पॉपुलेशन थ्योरी का। ठीक है। एंड दूसरा पॉइंट ये है कि पॉपुलेशन हैव अ टेंडेंसी टू ग्रो एक्सपोनेंशियली, यानी कि एक्सपोनेंशियली मतलब कि बहुत ज़्यादा अमाउंट में ग्रो करने का टेंडेंसी रखते हैं पॉपुलेशन, बट हमेशा जो साइज़ है वो स्टेबल रहता है। स्टेबल क्यों रहता है? क्योंकि लिमिटेड रिसोर्सेज की वजह से। इसीलिए यहाँ पे पॉपुलेशन जो है वो लिमिटेड रहता है, एक्सपोनेंशियली ग्रो नहीं करता बिकॉज ऑफ द लिमिटेशन ऑफ रिसोर्सेज। एंड कंपटीशन भी आ जाता है। ठीक है। अगर कोई भी चीज़ एक्सपोनेंशियली ग्रो करेगी तो उसके अंदर कंपटीशन भी आ जाएगा। कंपटीशन इन द सेंस कि मान लो हम लोग की अगर मैं ह्यूमंस की एग्जांपल लूँ, ठीक है, हम लोग अगर एक्सपोनेंशियली ग्रो करें अनलिमिटेड टाइप काइंड ऑफ, अगर हम लोग रिप्रोडक्शन करते ही जाएं एंड बहुत ज़्यादा नंबर ऑफ़ ह्यूमंस आ जाएं तो कंपटीशन भाई उतना ही बढ़ेगा। हम लोग को रहने के लिए जगह नहीं मिल पाएगी क्योंकि लोग इतने सारे हो जाएंगे तो बहुत ज़्यादा उस कंपटीशन होने लगेगा रहने के लिए भी, फूड में भी, क्लोथ्स में भी, खाने पीने हर चीज़ में कंपटीशन बढ़ जाएगा। क्योंकि लिमिटेड रिसोर्सेज की वजह से। जो रिसोर्सेज है वो टोटल लिमिटेड हैं, अनलिमिटेड नहीं है कुछ भी। इसीलिए यहाँ पे जो पॉपुलेशन है वो एक्सपोनेंशियली ग्रो नहीं करता एक्सेप्ट सम सीजनल फ्लक्चुएशन। जैसे किसी सीज़न में आप देख सकते हो कि बहुत सारे कुछ इंसेक्ट्स जो है बढ़ जाते हैं, वैसे बस कुछ टाइम पे ही होता है, बट ओवरऑल लिमिटेड रहते हैं। ये है सारा पॉइंट पॉपुलेशन थ्योरी का। एंड इसी से जो डार्विन थे वो इन्फ्लुएंस हुए थे, मतलब उनको बहुत अच्छा लगा था, बहुत सही लगा था ये थॉमस मेल्थस के का जो पॉपुलेशन थ्योरी था वो। उसके बाद अब बात करते हैं व्हाट आर द पॉइंट्स ऑफ डार्विनिज्म। तो पॉइंट्स ऑफ डार्विनिज्म में सबसे पहला आता है ओवर पॉपुलेशन एंड डिफरेंशियल रिप्रोडक्शन। इसका मतलब ये होता है कि जो स्पीशीज़ है ना, डिफरेंट स्पीशीज़ यार डिफरेंट एज में, डिफरेंट रेट में और रिप्रोड्यूस करती है। ठीक है। जैसे कि अगर मैं बात करूँ डॉग के केस में 5 से 6 पपीज़ एक बार में वो बर्थ देती है ना। और दूसरा पॉइंट ये है कि जो रिसोर्सेज हैं वो लिमिटेड हैं, रिसोर्सेज आर लिमिटेड। तीसरा पॉइंट है कंपटीशन एंड स्ट्रगल फॉर एग्जिस्टेंस अगर देखो क्यों भाई एक्सपोनेंशियली कोई ग्रो नहीं कर पाता, मैंने उस टाइम पे भी बताया था, इस टाइम पे भी बता रही हूँ। यहाँ पे थर्ड पॉइंट है कंपटीशन एंड स्ट्रगल फॉर एग्जिस्टिंग आ जाता है। ठीक है। उसमें इंट्रा स्पेसिफिक कंपटीशन भी आ जाता है, इंटर स्पेसिफिक कंपटीशन भी आ जाता है एंड इन्वायरमेंटल स्ट्रगल में जैसे कि
यहाँ पे मैंने एग्जांपल भी दिया है, जैसे कि ड्रॉट आ गया मान लो, या फिर हीट हो गया, या फिर कोल्ड हो गया। इन सब के चलते भी बहुत सारा ऐसे लिमिटेड रहती हैं चीज़ें। एंड इंट्रा स्पेसिफिक कंपटीशन भी होगा, जैसे कि अभी मैंने बताया था कि ह्यूमंस में, तो ह्यूमंस का जो है ना, वो पर्टिकुलरली ह्यूमंस का जो मैंने एग्जांपल दिया था वो इंट्रा स्पेसिफिक कंपटीशन में आता है। इंट्रा स्पेसिफिक मतलब कि एक ही स्पीशीज़ के अंदर अंदर कंपटीशन पैदा हो जाना ड्यू टू द लिमिटेड रिसोर्सेज। इंटर स्पेसिफिक मतलब कि डिफरेंट स्पीशीज़ के बीच में कंपटीशन हो जाना। एंड ओवरऑल बात करूँ कि तो ओवर पॉपुलेशन टेंडेंसी होती है, बट जो पॉपुलेशन है वो स्टेबल रहता है। एंड जो रिसोर्सेज है ये किस लिए होता है, ये स्टेबल क्यों रहता है पॉपुलेशन, क्योंकि जो रिसोर्सेज है वो लिमिटेड है एंड कंपटीशन एंड स्ट्रगल फॉर एग्जिस्टेंस आ जाता है। दिस इज़ ऑल्सो पॉइंट। ठीक है, चौथा पॉइंट क्या है पॉइंट ऑफ डार्विनिज्म में? चौथा पॉइंट इज़ दैट, ओके, सो पॉइंट्स ऑफ डार्विनिज्म में फोर्थ पॉइंट आता है वेरिएशन एग्जिस्ट अमंग इंडिविजुअल। इसमें क्या होता है ना कि वेरिएशन जो है वो स्मॉल होती है, हेरिटेबल होती है एंड डायरेक्शनल होती है, विच इज़ बोल सकते हो कि प्रिडिक्टेबल है जो वेरिएशन है वो। एंड जो यूज़फुल वेरिएशन है ना, उसको डार्विन ने रेफ़र करा एज एडेप्टेशन, जो कि अनेबल करता है ऑर्गेनिज्म को सर्वाइव करने में किसी भी पर्टिकुलर कंडीशन में। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मैं बात करूँ कि जो कैमल्स हैं वो अडेप्ट हो गए हैं डेज़र्ट के लिए, पोलर बियर जो है वो कोल्ड क्लाइमेट के लिए अडेप्ट हो गए हैं। अडेप्ट का मतलब होता है वेरिएशन होना, पर यूज़फुल वेरिएशन होते हैं। ठीक है, जैसे कि हम लोग बोलते हैं कि हम लोग अडेप्ट हो गए हैं हमारी जो आसपास के टेम्परेचर है उसी के लिए। अगर हम लोग जाएंगे कोल्ड क्लाइमेट में, जैसे कि पोलर बियर जिस क्लाइमेट में रहते हैं वहाँ पे हम लोग सर्वाइव नहीं कर पाएंगे। क्यों नहीं कर पाएंगे? क्योंकि हम लोग अडेप्टेड नहीं हैं उस सिचुएशन के लिए। एडेप्टेशन मतलब होता है यूज़फुल वेरिएशन। एंड वेरिएशन को म्यूटेशन से कंपैरिजन करने के लिए क्वेश्चन आता है, सो प्लीज़ रिमेंबर ऑल ऑफ दीज पॉइंट्स एंड आप वहाँ पे फिर इजीली लिख सकते हैं। एंड उसके बाद आता है फिफ्थ पॉइंट ऑफ डार्विनिज्म में, ऑर्गेनिज्म विथ यूज़फुल वेरिएशन जो है सर्वाइव कर जाती है। एंड यही जो सर्वाइव कर रही है ये रिप्रोड्यूस करेगी ज़्यादा, एंड जो ज़्यादा रिप्रोड्यूस करेगा वो जाहिर सी बात है कि मोर प्रोजेनी को देगा, यानी कि उसके जो ज़्यादा रिप्रोड्यूस कर रहा है वो ही अपना प्रोजेनी को छोड़ेगा, है कि नहीं। एंड इसी को बोलते हैं सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, यानी कि जो सर्वाइव कर ले रहा है उसका वो जो रिप्रोड्यूस करेगा, एंड फिर जब वो रिप्रोड्यूस करेगा उसी की प्रोजेनी आगे बढ़ेगी। इसी को बोलते हैं सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट। एंड सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट जो टर्म है वो हर्बर्ट स्पेंसर ने दिया था। ठीक है, इसी को बोल सकते हो कि रिप्रोडक्टिव फिटनेस है, क्योंकि जो सर्वाइव कर रहा है वही रिप्रोड्यूस कर रहा है एंड वही प्रोजेनी को आगे बढ़ा रहा है, तो मतलब इसको ओवरऑल रिप्रोडक्टिव फिटनेस भी बोल सकते हो तुम लोग। एंड उसके बाद आता है सिक्स्थ पॉइंट, दैट इज़ नेचुरल सिलेक्शन। देखो यहाँ पे ना कनेक्टेड है ये दोनों चीज़, कि जो भी ऑर्गेनिज्म यूज़फुल वेरिएशन कर रहा है वो सर्वाइव कर ले रहा है एंड वही रिप्रोड्यूस कर रहा है, एंड वही जो है प्रोजेनी को आगे, उसी की प्रोजेनी आगे बढ़ रही है, एंड उसी का यहाँ पे नेचुरल सिलेक्शन हो जा रहा है। कैसे हो रहा है कि देखो यहाँ पे जो सर्वाइव कर रहा है ना यार, वही आगे रिप्रोड्यूस कर पा रहा है, वही प्रोजेनी को दे रहा है, तो ओवरऑल इसी का नेचुरल सिलेक्शन हुआ है। दैट इज़ द सिक्स्थ पॉइंट ऑफ डार्विनिज्म। एंड उसके बाद यहाँ पे जो पॉइंट ऑफ डार्विनिज्म है वो कंप्लीट होता है। ठीक है, उसके बाद आते हैं अपन डार्विनिज्म के, उसको अपन देखते हैं। ठीक है, पहला की पॉइंट है ब्रांचिंग डिसेंट, दूसरा है नेचुरल सिलेक्शन। ब्रांचिंग डिसेंट मतलब कि इट टेल्स अबाउट द पैटर्न ऑफ एवोल्यूशन। ठीक है, यहाँ पे जो सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं वो एक कॉमन एंसेस्ट्री से बने होते हैं, ये जो है ब्रांचिंग डिसेंट हमको बताता है। दूसरा जो नेचुरल सिलेक्शन है वो बताता है, इट टेल्स अबाउट द मैकेनिज्म ऑफ एवोल्यूशन, कि भाई एवोल्यूशन हुआ कैसे, ये हमको नेचुरल सिलेक्शन बताता है। ठीक है, एंड दीज आर द की पॉइंट्स ऑफ द डार्विनिज्म। ठीक है, दो की पॉइंट थे, दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद ओके, सो मूविंग on the mutation theory. First of all, mutation theory was given by Hugo de Vries and उन्होंने वर्क करा था इवनिंग प्राइमोज में, जिसको ओइनोथेरा लेमार्कियाना भी बोलते हैं। अकॉर्डिंग टू दिस म्यूटेशन थ्योरी, उन्होंने बताया
कि जो म्यूटेशन है वो रिज़ल्ट करती है इवोल्यूशन में। कैसे? जो म्यूटेशन होती है ना भाई, फर्स्ट ऑफ ऑल वो होती है एकदम लार्ज, अलॉन्ग विद दैट इट इज़ रैंडम एंड डायरेक्शनलेस। ये जो तीनों वर्ड हैं, ऑल ऑफ दिस थ्री वर्ड्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। किसी भी आंसर में अगर म्यूटेशन का फ्रेम कर रहे हो, सो प्लीज़ मेंशन दीज थ्री वर्ड्स, बिकॉज यहाँ पे वेरिएशन का जस्ट अपोजिट है, दैट इज़ लार्ज, रैंडम एंड डायरेक्शनलेस। ये इंपॉर्टेंट है यहाँ पे, ठीक है। तीनों वर्ड की वर्ड मान लो यहाँ पे कि उन्होंने कहा कि जो सिंगल स्टेप लार्ज म्यूटेशन है उसी को सॉल्टेशन बोलते हैं। अब सॉल्टेशन होता क्या एक्चुअली में? सॉल्टेशन जो है ना, सिंगल स्टेप में बहुत बड़ा जो म्यूटेशन हो जाता है ना, दैट इज़ व्हाट सॉल्टेशन इज़, एंड दिस रिजल्ट्स इन द फॉर्मेशन ऑफ न्यू स्पीशीज़ इन वन जनरेशन, एंड दिस इज़ ऑल अबाउट द म्यूटेशन थ्योरी। उसके बाद आता है मॉडर्न सिंथेटिक थ्योरी। मॉडर्न सिंथेटिक थ्योरी ना एक्चुअली एनसीईआरटी में दिया नहीं गया है एग्जैक्टली, बट स्टिल रेफरेंस के लिए पढ़ना ज़रूरी है। यहाँ पे बताया गया है कि जो बहुत सारे फैक्टर होते हैं वो रिज़ल्ट करते हैं इवोल्यूशन में, ठीक है, जो कि भाई सही है यार ये भी। इसमें नेचुरल सिलेक्शन आता है, म्यूटेशन आता है, जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन आता है, माइग्रेशन आता है, जेनेटिक ड्रिफ्ट आता है, जो कि इसमें से जो भी पॉइंट्स हैं आगे डिस्कस करे जाएंगे। सो दैट्स इट फॉर द टुडेज़ वीडियो, एंड इफ़ यू गाइज फाइंड एनी मिस्टेक इन माई वीडियो और नोट्स में भी अगर कहीं पे भी कोई भी अगर गलती है या फिर कोई भी टीचिंग वे में आपको इम्प्रूवमेंट चाहिए, सो प्लीज़ लेट मी नो इन द कमेंट, एंड टिल देन बाय बाय।